बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 12 पार्ट 2 की फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चों, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो 50 से 60% जो है वो एक्सरसाइज से ही आते हैं। आइए इनका आगाज करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे प्रॉपर आपको जवाब लिख के दूं जिससे आपको 2 नंबर मिल सके पूरे। आइए जी आगाज करते हैं। सबसे पहले की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 12.1 है बच्चों, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट ए गिवन रीजन ऑफ स्पेस। आप इमेजिन करें कि एक स्पेस है, एक रीजन है जिसमें आपके पास जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। आप बताएंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस रीजन में जीरो है या नॉन जीरो। देखिए जरा, सपोज दैट बेटे आपके पास यहां पे मैं ये रीजन कंस्ट्रक्ट कर देता हूं, कोई भी ये क्लोज रीजन है आपके पास। इसके अंदर बेटे जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल इस रीजन के अंदर वो है आपका जी कांस्टेंट। V क्या है? कांस्टेंट। अब आपने बताना है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, नॉन जीरो होगा या उसकी क्या वैल्यू होगी। आपने बेटे पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये उसका फार्मूला है। अब आप जानते हैं कि पोटेंशियल तो पूरे रीजन में क्या है? कांस्टेंट। जब V कांस्टेंट है तो यहां पे बेटे एक पॉइंट याद रखिएगा कि V चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा V फिर क्या होगा आपका बच्चों? जीरो होगा, क्योंकि चेंज नहीं होगा। अगर चेंज आप कह लें कि कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा होगा तो चेंज क्या आएगी? जीरो आएगी। तो इस लिहाज से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंटेंसिटी की निकालें तो डेल्टा V की जगह पे क्या आ जाएगा? जीरो ओवर डेल्टा R। तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? जीरो आ गया इस तरह के रीजन के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो। ये बेटे आपको जो मैंने आंसर लिख के दिया है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ए गिवन रीजन या इज गिवन बाय रिलेशन डेल्टा V ओवर डेल्टा R, फिर आगे कांस्टेंट चेंज जीरो। आप अगर सेम इसी तरह से लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। इसकी स्टेटमेंट देखिए। सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। आपके पास बेटे सपोज करें यहां पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और इससे आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बच्चों? आउटवर्ड। ये इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और आप इसके पाथ को फॉलो कर रहे हैं। आगे स्टेटमेंट पूरी देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बेटा देखिए, सपोज दैट ये आप हैं, ये आप खुद हैं या कोई पर्सन है, वो इसकी लाइंस को फॉलो करता हुआ जा रहा है। मतलब लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो आप भी क्या जा रहे हैं? इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब आप इसके पैरेलल इसी के साथ साथ चलते चलते जा रहे हैं तो आप बेसिकली इस चार्ज से क्या जा रहे हैं? अवे जा रहे हैं। इससे क्या कर रहे हैं? दूर जा रहे हैं। जब आप दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका डिस्टेंस जो है वो चार्ज से इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मैं यहां पे आपको रिलेशन बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे आपके पास होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और इसी तरह से जो पोटेंशियल होता है उसका भी रिलेशन क्या होता है? R के इनवर्स होता है। इट मींस कि अगर आपका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो आपका पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। यही बात मैंने अल्फाज की शक्ल में लिखी है जो आप लिखेंगे। इफ वी फॉलो
electricity line due to positive point charge, then it means we are moving away from the point charge. हम इस point charge से दूर जा रहे हैं, away जा रहे हैं. Thus distance from the charge increases. जब distance increase होगा, and then both electric field and दूसरी क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज. क्या होंगे बेटे, ये दोनों चीजें क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन बन रहा है. आप सेम यही बेटे जवाब लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इस सवाल में भी. अब थर्ड आपके पास क्वेश्चन है बेटे आगे, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज. आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कैपेसिटर की जो प्लेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. बड़ा ही आसान से इसका जवाब है, हम बेटे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से इसका पता लगा सकते हैं. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बताती है कि किसी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या आप उसकी मदद से और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं. लेकिन अभी हमारा मकसद क्या है, हमने जस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लेट ढूंढनी है. इसके लिए आप ये एक इलेक्ट्रोस्कोप का मैंने बेटे सेटअप बनाया है. सपोज दैट आप इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्प्रेड कर देते हैं. पूरी इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर आपने क्या किया, नेगेटिव चार्ज स्प्रेड कर दिया. ठीक हो गया. पूरी के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव. मैं अब क्या करता हूं, इसके करीब एक प्लेट लेके आता हूं जी. ये प्लेट है जी आपके पास सपोज दैट, और इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव. अब बेटे अगर प्लेट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये जो आपके पास इसके जो गोल्ड के लीव्स हैं, ये गोल्ड लीव्स हैं, इनके दरमियान जो डाइवर्जेंस है वो कम हो जाए, वो करीब आ जाएंगे एक दूसरे के. वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे. अगर इसके ऊपर होता नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव ने नेगेटिव को रिपेल करना था, तो डिस्टेंस क्या हो जाना था, इंक्रीज हो जाना था. अब इसका जवाब देखें, इफ वी प्लेस प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर नियर ए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब रखेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लीफ डिक्रीजेस. अगर वो करीब आ जाते हैं, मतलब पहले डाइवर्ज है तो वो करीब आ जाते हैं, इट मींस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज. अगर बेटे वो दूर चले जाते हैं, ज्यादा डिवर्जेंस हो जाती है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, प्लेट के ऊपर नेगेटिव. ये तीसरा सवाल है बेटे, सेम आंसर आप लिखेंगे, आपको इसके भी 2 नंबर मिल जाएंगे. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 12.4, जिसकी स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब दी फोर्स आर फोर्सेस ऑन ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उसके ऊपर आपने फोर्सेस बतानी है जी बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, एंड बी पार्ट है विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस. बेटे ना यहाँ पे सपोज करें आपके पास 2 प्लेट्स हैं. यहाँ पे आपके पास ये एक प्लेट है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, वो दैट पॉजिटिव चार्ज है. और यहाँ पे एक और प्लेट मौजूद है, इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है विद सिमिलर एंड इक्वल चार्ज, दोनों प्लेट्स के ऊपर. और आपने क्या करना है, इसके दरमियान एक पॉजिटिव चार्ज रखना है. सपोज दैट मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ. क्यों, अब देखें पहला केस, विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस वाली प्लेट्स के दरमियान चार्ज को रखेंगे तो फोर्स कितनी लगेगी. बेटे देखें जरा, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, वो उधर से इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा. उसी तरह से ये दूसरी प्लेट की तरफ भी सेम सिनेरियो होगा, मतलब इक्वल फोर्स लग रही होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी. ये दोनों प्लेट इसके ऊपर लग रही हैं जो कि इसको क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं. तो पहली फोर्स और दूसरी फोर्स ये दोनों को कैंसिल आउट करेंगी तो नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर कितनी आएगी बच्चों, नेट फोर्स आ जाएगी 0. अब देखें सवाल क्या था कि 2 पैरेलल प्लेट्स जब सिमिलर चार्जेस रखती होगी तो चार्ज में फोर्स कितनी होगी, तो नेट फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू 0. इसकी एक्सप्लेनेशन बेटे आप जो लिखेंगे वो ये है कि फोर्स ड्यू टू ईच प्लेट इज इक्वल एंड ऑपोजिट. हर प्लेट की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है वो इक्वल है और ऑपोजिट है, तो ये क्या करेगी, एक दूसरे के इफेक्ट को
यहाँ पे बेटे क्या कर देगी, कैंसल आउट कर देगी, और ये चार्ज जो है वो रिमेन दैट रहेगा रेस्ट पे, ये लिखेंगे। अब अगर आपके पास दो ओपोजिट इक्वल चार्जेस की प्लेट्स हैं, प्लेट्स अब भी बच्चों दो ही हैं आपके पास, सपोज दैट अब ये प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज है आपके पास ये पॉजिटिव, फिर यहाँ पे दूसरी प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। ओके, अब चार्ज यहाँ पे दरमियान में पॉजिटिव मौजूद है। अब इसने बेटे इसको क्या करना है, सर रिपेल करना है, और ये नेगेटिव प्लेट ने इसको क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। मतलब F1 और ये जो F2 है, ये दोनों क्या लग रही हैं, सेम डायरेक्शन में लग रही हैं। तो मैंने क्या लिखा जी, व्हेन पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड बिटवीन ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस प्लेट्स देन बोथ फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन। तो इस सूरत में बेटे जो नेट फोर्स होगी आपके पास, नेट फोर्स वो क्या आ जाएगी, F1 प्लस F2। तो बेटे ये फोर्स आपके पास एक्ट करेगी मैक्सिमम, ले जी। तो व्हेन नेट फोर्स ऑन ऑपोजिट चार्ज प्लेट इज मैक्सिमम। तो ये बेटे था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे आपके पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस, व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस बेटे नेवर क्रॉस ईच अदर, यस, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, या नो इलेक्ट्रिक लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। इसकी वजह क्या है, इसकी बेटे ना मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स पहले लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक लाइंस बेटे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं हैज ओनली वन डायरेक्शन। बेटे इनकी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक वाहिद सिंगल डायरेक्शन होती है। जब इनकी सिर्फ एक डायरेक्शन है तो इसका मतलब है ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। जैसे जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बनाता हूं, ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी डिस्कस किया, पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। या नेगेटिव होगा तो इसकी क्या होगी, इनवर्ड होंगी, आप ये बात जानते हैं। अब देखिए ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। अब अगली बात है कि अगर क्रॉस करेंगी तो फिर क्या होगा, बेटे अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इट मींस के ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है इनकी डायरेक्शन एक से ज्यादा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं नो इलेक्ट्रिक लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। अब बेटे क्वेश्चन नंबर है 12.6 को डिस्कस करते हैं। इफ ए पॉइंट चार्ज Q, एक बेटे चार्ज है Q जिसका मास क्या है, M है, इज रिलीज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने उसको एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया है विद फील्ड लाइन पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, और फील्ड लाइन भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिधर वो जा रहा है। विल इट मेक ए रेक्टिलिनियर मोशन, क्या बेटे इसकी रेक्टिलिनियर मोशन होगी। देखते हैं बेटे क्या इसकी मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन होगी या नहीं होगी। सवाल क्या बेसिकली बच्चों, आपके पास सपोज दैट ये एक पॉजिटिव चार्ज है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट यहां पे सीख लें आप। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों आप जानते हैं पॉजिटिव की किधर होती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है जी। ये बेटे सिंपल काम हो गया। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पिछला सवाल 5 भी और 6 भी इसी के रिलेटेड है, तो आप ये टॉपिक भी समझ सकते हैं, टॉपिक भी ऑलरेडी अपलोडेड है। अब इसमें देखिए नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि जो यूनिफॉर्म ना हो, जिसका मैग्नीट्यूड सेम ना हो। अब देखें ये जैसे ये दूर जा रहा है, इनका लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब ये आगे आगे जाते जाते यूनिफॉर्म नहीं रह रहा। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक अदर चार्ज, सपोज दैट ये एक और पॉजिटिव चार्ज इसका मास m है, उसको इधर मैंने इंटर किया है। तो अब इसको इंटर करने से बेटे क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, रिपल्शन की वजह से मूव करेगा। तो बेटे क्या इसकी मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जी सर स्ट्रेट लाइन में है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो हम कहेंगे कि इसकी मोशन क्या है,
रेक्टिलिनियर मोशन है। तो सवाल क्या था? यस, इसका जवाब है इफ द पॉइंट चार्ज ऑफ मास m रिलीज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल मेक ए रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन में ये मोशन करेगा। अब बेटे अगर आप करें इन केस ऑफ दूसरा केस करने, इन केस ऑफ मोर देन वन चार्जेस, अगर चार्जेस जो है ना वो एक चार्ज एक से ज्यादा है तो क्या होगा? देन मोशन ऑफ चार्ज विल बी कर्व। बेटे फिर कर्व पाथ में इसकी मोशन होगी। वो कैसे? यहां पे ये बात भी, ये भी बना देता हूं मैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये बेटे आपके पास बोल रहे एक नेगेटिव चार्ज है। यहां जो ये स्टेट, लेकिन आप जानते हैं कि ये लाइंस क्या हो जाती हैं? अट्रैक्शन की वजह से कर्व हो जाती है। ठीक है जी, ये बेटे आपके पास क्या हो जाएगी? कर्व हो जाएगी। अब जब कोई हम चार्ज यहां पे रिलीज करेंगे तो इसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी? कर्व होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12.6। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12.7 की स्टेटमेंट है बच्चों, इज ई नेसेसरली जीरो इनसाइड ए चार्ज रबर balloon if balloon is spherical assume that charge is distributed uniformly over the surface। बेटे आपने बताना है कि सपोज दैट ये एक बलून है, इसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली हमने पॉजिटिव चार्ज को स्प्रेड किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? क्या ये जीरो होगा या ये मैक्सिमम होगा या कोई दरमियानी वैल्यू होगी? अब बेटे देखें जरा, आप लोगों को मैंने गाजीज लॉ पढ़ाया हुआ है। गाजीज लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना वो होता है टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब हमने इनसाइड देखना है। इनसाइड चेक करने के लिए हमें गाशियन सरफेस या गाशियन सरफेस ड्रा करते हैं जिसका रेडियस स्मॉल r है, और जो स्फीयर है या ये जो बालून है गुब्बारा है, इसका रेडियस कैपिटल R है। अब आप देखें चार्ज तो आउटसाइड है, क्या गाशियन सरफेस के अंदर या स्फीयर के अंदर चार्ज मौजूद है? बिल्कुल चार्ज मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू बच्चों की वो क्या होगी? 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो बच्चों क्या आ जाएगा? 0। कहां पे? इनसाइड दी रबर बलून या चार्ज रबर बलून। अब फ्लक्स होता है E डॉट A या E A इक्वल टू 0। बेटे आप मुझे बताएं क्या एरिया 0 हो सकता है? बिल्कुल बेटे एरिया 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होगा इनसाइड दी रबर बलून। तो अब बेटे इसका जो जवाब आपने लिखना है, यस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 इनसाइड दी रबर बलून अकॉर्डिंग टू गाजीज लॉ नो चार्ज इन इनक्लोज बाय गाशियन सरफेस। ये जो गाशियन सरफेस है इसमें कोई चार्ज नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज रबर बलून इज 0। 0 कैसे? मैंने आपको बताया चार्ज 0 है तो फ्लक्स 0, फ्लक्स 0 है तो एरिया तो 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए इंटेंसिटी 0 आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12.7। अब जो हम स्टेटमेंट देखते हैं 12.8 की, आसान है ये भी। इज इट ट्रू दैट गाजीज लॉ स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज विद इन सरफेस? बेटे क्या ये पॉसिबल है कि जितनी जो लाइन पास आउट कर रही हैं सरफेस की से निकल रही हैं वो चार्ज के प्रोपोर्शनल हों? यस दिस इज पॉसिबल। बेसिकली ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि गाजीज लॉ क्या होता है? वो बेटे होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टू द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। सपोज दैट यहाँ पे अगर आपके पास ये कोई सरफेस है, इसमें चार्जेस मौजूद हैं, तो जितने चार्जेस मौजूद हैं और ये जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई टोटल चार्ज करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हम मालूम कर लेंगे। अगर ये हम कांस्टेंट पुट कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा
इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू चार्ज, टोटल फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सर्किट। मतलब जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, ये लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे या हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। सपोज दैट यहाँ पे मैं पोटेंशियल को समझने के लिए दो प्लेट्स बना देता हूँ। एक प्लेट बेटे ये है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब आप जानते हैं कि ये जो लाइन है या जो पॉजिटिव है ये है हाई पोटेंशियल पे, ये हाई पोटेंशियल है, और नेगेटिव वाला क्या है, लो पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक लाइंस भी आप जानते हैं कहां से कहां आती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ सफर करती हैं। अब इसके अंदर हमने रखना है एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा बच्चों इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन मुझे बताएं जरा कि हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा या लो पोटेंशियल की तरफ आएगा। चार्ज क्या है बच्चों वाला इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सर नेगेटिव है, तो नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो डेफिनेटली चार्ज विल इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज एट हाई पोटेंशियल। तो हम जवाब में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल सो दे टेंड टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ लो पोटेंशियल टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल। ये नेगेटिव चार्ज से हाई चार्ज या पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन बेटे। ये शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 12 के। होप सो आपको इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको ये टॉपिक, ये शॉर्ट को अच्छे लगे हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।